नियम रूल तो बताया कि जो हमारे यहाँ अनुच्छेद 118 है, उसी अनुच्छेद 118 एक के तहत ही जो है संसदीय प्रक्रिया को सुचारू पूर्वक चलाने के लिए कुछ नियम बनाए गए। तो नियम भी अनुच्छेद 118 के तहत ही बनाए गए। इन नियमों के तहत कार्य किया जाता है। जो भी प्रस्ताव रखा जाता है, संकल्प रखा जाता है, ये सब जो है नियमों के अधीन ही रखा जाता है। तो लाइन कंसेप्ट लिख दीजिए। अनुच्छेद 118 के तहत संसदीय प्रक्रिया को अनुच्छेद 118 के तहत संसदीय प्रक्रिया को सुचारू पूर्वक चलाने के लिए संसदीय प्रक्रिया को सुचारू पूर्वक चलाने के लिए संसद ने कुछ नियमों को बनाया है। संसद ने कुछ नियमों को बनाया है, जैसे 2 4 5 इसमें ध्यान रखना है। जैसे हम लोग कहते हैं कि नियम 184, 184, तो 184 का मतलब होता है कि विचार विमर्श के बाद मतदान की व्यवस्था। इसीलिए कोई सरकार 184 के तहत बहस कराना पसंद नहीं करती। भाई पढ़ाई लिखाई करा लीजिए, परीक्षा मत लीजिए। पढ़ाई लिखाई चाहिए जिस तरह, टेस्ट वेस्ट मत लीजिए। कहते रहिए कि नहीं हो जाएगा तो ठीक लगेगा, टेस्ट लेंगे दिक्कत हो जाएगा फिर। तो मान लीजिए, तो अब यहाँ पर जो है चर्चा के बाद मतदान की व्यवस्था लिख दीजिए। इसमें विचार विमर्श अब चर्चा के बाद मतदान की व्यवस्था होती है। विचार विमर्श अब चर्चा के बाद मतदान की व्यवस्था होती है। अब नियम 193, नियम 193 का मतलब होता है कि विचार विमर्श के बाद मतदान की व्यवस्था नहीं होती है। अच्छा, 184 में लिख दीजिएगा, लिखे है ना कि विचार विमर्श और चर्चा के बाद मतदान की व्यवस्था, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। इसी कारण सरकार इसे पसंद नहीं करती है। भाई मान लीजिए कथन कारण में लिखे तो सही बात है। इसी कारण सरकार इसे पसंद नहीं करती है, क्योंकि मतदान होगा, मान लीजिए कहीं खुदा न खास्ते सरकार नहीं साबित कर पाई तो दिक्कत हो जाएगा उसके लिए। और यहाँ पर 193 समझिए, अब तो काफ़ी ठीक हो गया। अब तो मैं ज़्यादा डांटता भी नहीं हूँ। शुरुआती दौर में पढ़ाया था तो जो लोग पुराने लोग हैं, जो है जो पुराने लोग हैं तमाम लोग, तो वो लोग जो है उस समय तो काफ़ी डटाई चलता था। सरोज कुमार एक यूपी में आईएएस रहा है, सीतापुर में डीएम रहा है। सरोज को मैं पढ़ाया हूँ, वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हुआ है। सरोज कुमार नाम है, मोटा सा है, आजकल यहाँ पर है, दिल्ली में बैठता है। तो एक दिन ऐसे हमारे यहाँ बाटी चोखा बनता है ना घर पे कभी कभी, तो बाटी चोखा बनता है तो जो है फ़ोन किया, सर जो है बाटी चोखा खाया जाए किस दिन। तो कहिए तो हम अपने यहाँ बनवाएंगे, तुम अपने यहाँ मत बनवाओ, हमारे यहाँ सब व्यवस्था है, बढ़िया बन जाएगा, तुम आ जाना। तो वही आया तो बोला कि सर अभी भी डटाई वही वाला चलता है, जो भानु भानु प्रताप एक है ना यूपी में, भानुचंद्र गोस्वामी, आगरा का डीएम है। हाँ पढ़ा है उसको, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हुआ है। तो जौनपुर में भी डीएम रहा है, प्रयागराज में भी। तो भानु और सरोज और ये भी छत्तीसगढ़ में जो आईपीएस है आजकल, एसटीएफ का हेड है, वो उस बैच से 8 लोग बने थे आईएएस। रैंक इसका सरोज का रैंक जो है उस समय जो है 17वीं रैंक था, 16वीं। हाँ, तो वो जो है वो वो लोग जब पढ़ते थे तो वो दूसरा सिस्टम चलता था। यदि आपने सही नहीं लिखा तो वहीं उन्हीं के सामने कागज फाड़ के फेंक देता था, कल लिख के लाइएगा। 1 बार 2 बार 3 बार फड़ाता था। अब सोचिए किसी के ऊपर क्या गुजरता हुआ कि लिख के लाए, उसके सामने फाड़ के फेंक दिया जाए, अब कल लिख के फिर लाना। कोई बुरा नहीं मानता था। और सरोज कहता था सर
अब बच्चा लोग इतना नहीं बर्दाश्त कर पाएगा जितना हम लोग करते थे। सोचिए हम लोग लिख के लाते थे 4-4 5-5 पेज और फाड़ के फेंक देते थे, बोलते कल लिख के फिर लाना। फिर हम लोग कहते ठीक है सर कल लिख के लाएंगे। तो करते करते वो लोग सीख गए ना। अब जैसे आप ही लोग को है, मान लीजिए इतना डटाई चल रहा है तो ये प्रैक्टिस ही तो चल रहा है। तो नियम 193 क्या हुआ कि विचार विमर्श के बाद मतदान नहीं होगा, इसीलिए सरकारें इसे पसंद करती हैं। लिख दीजिए, विचार विमर्श के बाद मतदान की व्यवस्था नहीं, विचार विमर्श के बाद मतदान की व्यवस्था नहीं, इसी कारण सरकारें इसे पसंद करती हैं, इसी कारण सरकारें इसे पसंद करती हैं। नियम 41, देखिए नियम 41 का मतलब है कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, किस प्रश्न को किस श्रेणी में रखा जाएगा। जैसे मैं बताया कि किसी को स्पीकर ने तारांकित पर रख दिया, किसी को अतारांकित पर रख दिया, कहाँ घूमते टहलते आ रहे हैं। तो कहीं किसी मान लीजिए तारांकित में रख दिया, अतारांकित में रख दिया, अल्पसूचना प्रश्न में रख दिया, नियम 377 में रख दिया। ये स्पीकर का मर्जी है, स्पीकर का विवेकाधीन अधिकार है कि वह किस प्रश्न को किस में रखता है, लेकिन वह भी नियमों के तहत ही रखता है। तो संसद में पूछे जाने वाले जो भी प्रश्न हैं उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, वो इसी नियम के तहत सब लिखा गया है। भाई मान लीजिए कोई कहेगा कि भाई हमारा प्रश्न आपने तारांकित में क्यों रख दिया, कोई सदस्य आके लड़ सकता है, उससे झगड़ा कर सकता है, तो वो भी नियम दिखाएगा कि आपका तारांकित में इसलिए रखा हूं क्योंकि लोक महत्व का मुद्दा है और इस पर जो है चर्चा करना सदन में जरूरी था, काउंटर क्वेश्चन जरूरी था, इसलिए तारांकित में रखा था, जिससे आपसे लोग और प्रश्न पूछ सके। नियम 41 लिख दीजिए, संसद में पूछे जाने वाले, संसद में पूछे जाने वाले प्रश्नों, संसद में पूछे जाने वाले प्रश्नों, प्रश्नों की शर्तों का उल्लेख है, पूछे जाने वाले प्रश्नों की शर्तों का उल्लेख है, शर्तों का उल्लेख है, और स्पीकर आब्लिक सभापति इसी नियम के तहत प्रश्नों को निर्धारित करता है। इसी नियम के तहत प्रश्नों को निर्धारित करता है। संसद में पूछे जाने वाले प्रश्नों की शर्तों का उल्लेख है और स्पीकर आब्लिक सभापति इसी नियम के तहत प्रश्नों को निर्धारित करता है। अच्छा, अविश्वास प्रस्ताव में लिखे थे ना कि जो है नियम 198 के तहत होता है अविश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास नहीं लिखवाया था। हाँ, तो नियम उसमें जो है विश्वास प्रस्ताव में नियम लिखवाया था 198, वही नियम उस पर भी लागू होता है, अविश्वास प्रस्ताव पर भी वही नियम उस पर भी लागू होता है। एक जो है रूल 377, तो देखिए कोई ऐसा मामला है जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में इन सब नियमों के तहत आप नहीं उठा सकते या नहीं उठाया गया किसी कारण से, तो ऐसी स्थिति में जो है एक नियम बनाया गया, नियम 377। तो नियम 377 के तहत ऐसे मामलों को उठाया जाता है। बस ये है कि इस नियम के अधीन जो है सभी सूचनाएं एक सप्ताह के लिए, उसी सप्ताह के लिए वैध होती है। मतलब जो भी करना है उसी सप्ताह में ही चर्चा हो जाना है, उसके बाद फिर उस पर चर्चा नहीं होगा। ऐसी चीज को हम लोग जो है नियम 377 कहते हैं। क्योंकि भारत में लिखा है नियम 377, इसलिए क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। लिख दीजिए 2 लाइन।
कि जो मामले अल्प सूचना प्रश्न, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जो मामले अल्प सूचना प्रश्न, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आदि से संबंधित नियमों के अधीन नहीं उठाए जाते, आदि से संबंधित नियमों के अधीन नहीं उठाए जाते। उसे 370 के अधीन उठाया जा सकता है, उसे 370 के अधीन उठाया जा सकता है, उसे 377 के अधीन उठाया जा सकता है। लेकिन इसके अधीन सभी सूचनाएं उसी सप्ताह के लिए वैध होती हैं। उसी सप्ताह के लिए वैध होती हैं, उसी सप्ताह के लिए वैध होती हैं। और एक लाइन और लिख दीजिएगा इसमें कि किसी नई प्रक्रिया की शुरुआत ब्रैकेट में लोक महत्व, किसी नई प्रक्रिया की शुरुआत ब्रैकेट में लोक महत्व ब्रैकेट बंद, किसी नई प्रक्रिया की शुरुआत भी इसी नियम के तहत किया जाता है। नियम 197 197 का मतलब है जो ध्यानाकर्षण जो सूचनाएं हैं उससे संबंधित होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी समस्या पर ध्यान आकर्षित करा रहा है, तो ध्यान आकर्षित करा रहा है तो स्पीकर कहता है, मान लीजिए किसी ने कुछ बोला, स्पीकर कहता है कि जवाब दे दीजिए। मंत्री बैठा हुआ है तो बोलेगा भाई पहला तो कुछ जवाब दे दीजिए, कुछ वक्तव्य तो दे दीजिए। तो 197 यदि मान लीजिए स्पीकर प्रयोग करता है कि 197 के तहत इस ध्यानाकर्षण सूचना को हम स्वीकार करते हैं, तो फिर यदि मंत्री सदन में बैठा हुआ है या सरकार का कोई प्रतिनिधि सदन में बैठा हुआ है तो कहेगा तुरंत जवाब दीजिए, अपना वक्तव्य दीजिए, या वक्तव्य के लिए समय निर्धारित करेगा। ये जो ध्यानाकर्षण सूचना पूछा गया है उस पर जो है कल आप 11 बजे जवाब दीजिए। तो ऐसे जो मामले हैं उसको 197 कहा जाता है। लिख दीजिएगा, ध्यानाकर्षण सूचनाओं से संबंधित है, ध्यानाकर्षण सूचनाओं से संबंधित है। इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर, इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा देना पड़ता है। पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा देना पड़ता है। मंत्री द्वारा देना पड़ता है या वक्तव्य के लिए समय दिया जाता है, या वक्तव्य के लिए समय दिया जाता है। अभी पिछले साल मतलब चर्चा में भी रहा है बहुत सारा नियम, उसको भी चर्चा कर देते हैं। जैसे रूल 373, नियम 373, इसका मतलब यह है कि लोकसभा में खासतौर से नियम 373 का प्रयोग किया जाता है।
कोई सदस्य यदि मान लीजिए कुछ जो व्यवहार करता है या कुछ अव्यवस्था उत्पन्न करता है, तो स्पीकर जो है सदन से तुरंत बाहर चले जाने के लिए कह सकता है। और उस दिन यदि नियम 373 के तहत तो यदि कुछ ऐसा कहता है तो तुरंत सदस्य उठेगा और सदन के बाहर चला जाएगा, और उस दिन की शेष बैठक में वो भाग नहीं लेगा। बोलेगा आज के लिए आप सस्पेंड हैं, तो हाँ एक दिन के लिए, तो उसको नियम 373 कहा जाता है। लिख दीजिए, लोकसभा में यदि कोई सदस्य अव्यवस्था उत्पन्न करता है तो इस नियम के तहत सदस्यों को बाहर जाने के लिए कहा जाता है। हाँ, सदस्यों को बाहर जाने के लिए कहा जाता है, और उस दिन की शेष बैठक तक वह भाग नहीं लेगा। नियम 374 नियम शून्य काल में तो ऐसा कुछ नहीं है ना। मान लीजिए हमें कहते हैं शून्य काल में कोई चर्चा कोई कर रहा है, कोई मान लीजिए अव्यवस्था कर रहा है, तो इसका प्रयोग तो कहीं पर भी किया जा सकता है। लेकिन सामान्यतः शून्य काल में इसका प्रयोग क्यों होगा? क्योंकि वहां तो सामान्य चर्चा होती है। राज्यसभा में सदस्यों को बाहर चले जाने के लिए 255 का प्रयोग होता है। वहीं लिख दीजिए, साइड में नीचे लिख दीजिए नोट करके। हाँ, एक लाइन लिखवा दूं कि नीचे लिख दीजिएगा नोट करके एक लाइन। नियम 255 के तहत राज्यसभा के सदस्यों को चले जाने के लिए कहा जाता है। 255 के तहत राज्यसभा के सदस्यों को चले जाने के लिए कहा जाता है। सेम लोकसभा में पूछेगा तो 373 लगाइएगा, राज्यसभा में पूछेगा तो 255 लगाइएगा। और सदस्यों का जो निलंबन है लोकसभा में वो 374 के तहत किया जाता है। सदस्यों के निलंबन का मतलब कि जो 94 सदस्यों को निलंबित किया गया था, नहीं कांग्रेस के सदस्यों को निलंबित किया गया था, वो किस नियम के तहत किया गया था? 374 लिख दीजिए। लोकसभा में सदस्यों का निलंबन यह निलंबन संपूर्ण सत्र के लिए किया जाता है। सदस्यों का निलंबन संपूर्ण सत्र के लिए लोकसभा में किया जाता है। संपूर्ण सत्र के लिए किया जाता है। और उसी के नीचे नोट करके लिख दीजिएगा, नियम 256 के तहत राज्यसभा में निलंबन किया जाता है। 256 के तहत राज्यसभा में निलंबन किया जाता है। और एक नियम और बनाया गया है लोकसभा में, खास तौर से एक नियम बनाया गया है 374 क। नियम 374 क। अब देखिए, ये बाद में बनाया गया। इसमें क्या होता है कि यदि स्पीकर के सीट के पास आकर आप नारा लगाते हैं या सदन की कार्रवाई में, खासतौर से लोकसभा की जो कार्रवाई चल रही है उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, यदि स्पीकर आपका नाम ले लेगा तो नाम लेते ही जो है सदस्य का स्वतः निलंबन हो जाएगा।
नाम लेते ही सदस्य का स्वतः निलंबन हो जाएगा और ऐसी दशा में जो है 5 बैठकों के लिए 5 दिन के लिए आप स्वतः निलंबित हो जाएंगे। और यदि स्पीकर चाहे, नाम यदि ले लिया, आप स्पीकर के कुर्सी के आसपास मरडा रहे हैं, कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, पंखा पर लटक रहे हैं, तो मान लीजिए यदि ऐसा आप कर रहे हैं, स्पीकर ने नाम ले लिया, आपको तुरंत सदन से बाहर जाना पड़ेगा। अब कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अब लिख दीजिएगा, बाद में बनाया गया था नियम। अब स्पीकर मान लीजिए उस समय सदन की सहमति नहीं ले पा रहा है कुछ भी, तो स्पीकर नाम ले लेगा, तब भी आप पर कार्रवाई माना जाएगा, कार्रवाई हो गया। लिख दीजिए, यदि किसी सदस्य द्वारा स्पीकर के निकट आकर नारा लगाया जाता है या कार्रवाई को बाधित की जाती है, या कार्रवाई को बाधित की जाती है, तो स्पीकर के नाम लेने से सदस्य स्वतः निलंबित हो जाएगा। हाँ, नाम लेगा तब, नाम लेने से स्वतः निलंबित हो जाएगा और सदन के परिसर से बाहर चला जाएगा, सदन के परिसर से बाहर चला जाएगा। ये लोकसभा के लिए बनाया गया है, राज्यसभा में ऐसा नहीं बनाया अभी, लोकसभा के लिए बनाया गया है, क्योंकि लोकसभा में ज्यादा लोग सक्रिय हो जाते हैं। सत्रावसान राष्ट्रपति करेगा, सत्रावसान राष्ट्रपति करेगा। स्थगन का काम स्पीकर सभापति करेगा और सत्रावसान, विघटन, ये सब काम राष्ट्रपति करेगा। सत्र बुलाने का काम राष्ट्रपति करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ मैं बता रहा था, तो सत्रावसान हो गया, एक हो गया सत्र बुलाना, भाई सत्र आहूत करना, देखिए भूल ही गया था। हाँ, बस बताता हूँ, सत्र आहूत करना, लोकसभा राज्यसभा दोनों में होता है, सत्रावसान दोनों में होगा। अरे अरे नहीं, अरे उफ, नहीं भैया, गलत है, ठीक करिए। बहुत अच्छा किया आपने बताया, क्यों ऐसा हो गया हमसे। सत्र बुलाने का काम और सत्रावसान का काम राष्ट्रपति करता है। ये क्यों मैं लिख दिया, कुछ दूसरा कुछ सोच रहे थे, इसकी वजह से लिखा गया लगता है। राष्ट्रपति, यहाँ राष्ट्रपति करेगा, इसका भी राष्ट्रपति करेगा। मतलब कि एक लाइन का कंसेप्ट है, सत्रावसान और सत्र बुलाना और विघटन करना, ये 3 चीज। जैसे मान लीजिए सत्र बुलाना हुआ, हाँ न तो कंफ्यूजन क्या, कुछ सोच रहा था। सत्र बुलाना, सत्रावसान और जो है विघटन, ये तीनों काम राष्ट्रपति करता है, तीनों कार्य राष्ट्रपति करता है, ये तीनों कार्य राष्ट्रपति करता है। रुकिए इधर, हाँ हाँ, दल बदल पर, नहीं, हाँ अब न्यायालय हस्तक्षेप कर देता है वो दूसरी बात है, न्यायालय हस्तक्षेप कर देता है वो दूसरी बात है। ये तो ब्लंडर मिस्टेक हो गया। सत्र बुलाना, सत्रावसान, विघटन, ये तीनों कार्य राष्ट्रपति करता है और यहाँ पर स्थगन का काम जो है स्पीकर और सभापति करेगा। ठीक कर लीजिएगा, जहां पर लिखे थे, जहां बनाए थे, ठीक कर लीजिएगा, क्यों गड़बड़ी हो गई। ऐसे देखिए ध्यान से उतर जाता है, ऐसे एग्जाम में भी गलती लग जाता है, तभी तो बार बार रिवीजन की
भाई कहा जाता है करत करत अभ्यास जस जड़मत हो सुजान, इसलिए कहा जाता है कि भाई अभ्यास से ही वो मामला हो सकता है और कोई तरीका नहीं है। कर कर अब इतना दिन से पढ़ा रहा हूं फिर भी देखिए हो गया, तो सोच रहा था लिख रहा था उसी में हो गया। अभी पढ़ाते समय कंसंट्रेशन जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर में गड़बड़ हो जाता मामला। ठीक है, अब इसमें बताइए, ये सब नियम ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग पढ़ेंगे आपातकाल, तब राज्य सरकार पढ़ा जाएगा। इमरजेंसी किस भाग में है? भाग 18 में, ठीक। और 352 से लेकर 360 तक ये अनुच्छेद है। इसमें जो है आपातकाल में हम लोग को जैसे एक तो अनुच्छेद 352 पढ़ना है, इसी को हम लोग राष्ट्रीय आपात कहते हैं, इसी को हम लोग राष्ट्रीय आपात कहते हैं, या इसी को हम लोग आपात कहते हैं। जब आपात शब्द का प्रयोग करेगा तब भी आप समझेंगे कि 352 की बात हो रही है। तो मान लीजिए कुछ स्टेटमेंट में लिखूं कि आपातकाल के संदर्भ में निम्न कथन में से कौन सा, तो 352 समझ के टिक लगाइएगा। ये नहीं कि कुछ छूट गया, छूट नहीं गया है। आपात का मतलब ही होता है राष्ट्रीय आपात। तो इसमें जैसे हम लोग को पढ़ना है, एक तो पहले सामान्य पहलू पढ़ना है, इसका सामान्य पहलू पढ़ना है, मतलब इसका क्या अर्थ है। फिर इसमें लगाने की प्रक्रिया क्या है, लगाने की प्रक्रिया क्या है। फिर इसके हटाने की क्या प्रक्रिया है, हटाने की प्रक्रिया क्या है। फिर इसके बाद इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ये हम लोग को 4 चीज पढ़ना है। इसी तरह से 356 में भी जो है इसका सामान्य पहलू, जैसे x1, x2, x3, x4, ये चारों चीज पढ़ना है। इसी तरह से 360 में पढ़ना है। अब समझिए, ऐसे बनाइए। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, यह वित्तीय आपात, तो देखिए हमारे यहाँ जो आपातकाल है 1935 के अधिनियम से लिया गया है। आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल का प्रावधान जर्मनी से नहीं लिया गया, आपातकाल का प्रावधान 1935 के अधिनियम से लिया गया। पहला तो कंसेप्ट यही लिख दीजिए कि संविधान में आपातकाल का प्रावधान 1935 के अधिनियम से लिया गया है। संविधान में आपातकाल का प्रावधान 1935 के अधिनियम से लिया गया है। 1935 के अधिनियम से लिया गया है। लेकिन 352 के संदर्भ में, लेकिन 352 के संदर्भ में मूल अधिकारों का निलंबन, 352 के संदर्भ में मूल अधिकारों का निलंबन जर्मनी से लिया गया है। 352 के संदर्भ में मूल अधिकारों का निलंबन जर्मनी से लिया गया है।
राष्ट्रपति शासन या इसी को संवैधानिक तंत्र की विफलता भी कहते हैं। संवैधानिक तंत्र की विफलता। देखिए, जो 352 का प्रावधान है, तो हमारे यहाँ जो आपातकाल है, सामान्य अवधारणा यह है कि आपातकाल एकात्मक लक्षण के रूप। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे यहाँ अर्धसंघीय व्यवस्था है, अर्धसंघीय व्यवस्था में हमारे यहाँ मूलतः संविधान संघीय है, लेकिन हम लोगों ने कुछ एकात्मक लक्षण मिलाया है, तो आपातकाल का प्रावधान भी एकात्मक लक्षण के रूप में है। एकात्मक लक्षण के रूप में है, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं जो एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए संविधान में इसे शामिल किया गया है। यह जो आदर्श संघीय व्यवस्था है, उस आदर्श संघीय व्यवस्था से जो आपातकाल है वो मेल नहीं खाता है। भाई आदर्श जो संघीय व्यवस्था होगा उस व्यवस्था से मेल नहीं खाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं ये आपातकाल जो है एकात्मक लक्षण के रूप में है, ये संघात्मक लक्षण नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ विविधता में एकता का समायोजन किया गया है और कहीं न कहीं हमारे यहाँ जो है अर्ध संघीय व्यवस्था अपनाया गया है, क्वाजी फेडरल सिस्टम है। इसके कारण इस प्रावधान को संविधान में समाहित किया गया। दूसरा पॉइंट, आपातकाल एकात्मक लक्षण के रूप में रखा गया है, एकात्मक लक्षण के रूप में रखा गया है, एकात्मक लक्षण के रूप में रखा गया है। अतः आदर्श संघवाद के विपरीत है, अतः आदर्श संघवाद के विपरीत है। लेकिन एकता अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इस व्यवस्था को संविधान में रखा गया। जब ये हम लोग पढ़ लेंगे तो जैसे मान लीजिए 352 है, 356 है, तो उसमें अंतर कर लेना है, दो दो चार चार। 356 है, 360 है, उसमें अंतर कर लेना है। 352 है, 360 है, तो उसमें अंतर चार चार लिख डालिएगा, इससे कंसेप्ट और मजबूत हो जाएगा। जिसमें बता रहा था कि हम लोगों के यहाँ जो है ये जो 352 का जो प्रयोग है संपूर्ण देश में हो सकता है या किसी भी भाग में किया जा सकता है। तो संपूर्ण देश में हो सकता है या किसी भी भाग में किया जा सकता है। आप देखते हैं कि पहले समझिए, 352 का प्रयोग जो है संपूर्ण भारत में हो सकता है या किसी भाग में हो सकता है। और 352 का जो प्रयोग है, जो मूल संविधान हम लोगों के यहाँ था, जानते हैं कि मूल संविधान में जो है 3 शब्दों का प्रयोग किया गया था, युद्ध, युद्ध, बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति। इन तीन शब्दों का प्रयोग किया गया था। अब जानते हैं कि ये जो आंतरिक अशांति शब्द था, तो हम लोगों ने 44वां संशोधन द्वारा इसको हटा दिया, संशोधन द्वारा हटा दिया गया, हटा दिया गया। और हटाकर जो है इसकी जगह पर, इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया, सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान में हमारे यहाँ, वर्तमान में देखा जाए कि 3 शब्द हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। इन तीनों आधारों पर वर्तमान में लगाया जाता है। वो सशस्त्र विद्रोह में आएगा, इसलिए लिखा गया क्योंकि भारत सरकार हो सकता है कि युद्ध की घोषणा कर दे। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए बांग्लादेश की आज़ादी,
तो बांग्लादेश की जब आज़ादी हो रही थी तो उस समय जो है हम लोग ने युद्ध की घोषणा किया था। अब जानते हैं कि जब बांग्लादेश, दिसंबर की बात है, तो दिसंबर 1971 में हुआ क्या कि पाकिस्तान ने ही गलती की है। उस समय इंदिरा गांधी पंजाब में किसी रैली को संबोधित कर रही थी। शाम का टाइम था, 5-6 बज रहा था। उस समय तो फोन ज़्यादा होता नहीं था, मोबाइल वोबाइल कुछ। अब जानते हैं कि इंदिरा गांधी संबोधित कर रही थी, पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया भारत पर, मिसाइल विसाइल कुछ फेंक दिया राजस्थान में, तमाम जगहों पर, पंजाब उजाब वाले बेल्ट में। तो फिर यहाँ से जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे, भाई भारत में सबसे बड़ा अधिकारी कौन? कैबिनेट सेक्रेटरी। तो कैबिनेट जो सेक्रेटरी थे वो गए और जाकर बताया उन्होंने भाषण के दौरान ही, वे ऐसा ऐसा हो गया है। अब इंदिरा गांधी बीच में भाषण छोड़कर चली आई वापस। पहले देश को देखेंगे कि भाषण देखेंगे? तो चली आई और आने के बाद उन्होंने जो है सब विचार विमर्श किया। विचार विमर्श करने के बाद रात में 10:30 से 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो चलता था उस समय। ऑल इंडिया रेडियो पर जो है, जैसे मोदी साहब 8 बजे आए थे, नोटबंदी किए थे, उसी तरह से उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर जो है भाषण दिया और कहा कि भाई भारत जो है पाकिस्तान से घोषित युद्ध करना चाहता है, घोषित युद्ध करेगा। और जानते हैं कि बड़े बड़े शहरों की सब लाइटें, बड़े बड़े शहरों की सब लाइटें बंद कर दी गई रात में। और फिर 1971 में जो है, अब जानते हैं कि सुबह सुबह होते होते कराची जो एयरपोर्ट है ख़त्म कर दिया गया। लेकिन उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि पाकिस्तान और अमेरिका का संबंध बहुत मधुर था। उसी चक्कर में पाकिस्तान था कि अमेरिका तो हमारी मदद करेगा ही। अब उस समय जो है अमेरिका की जो सेना है, अब जानते हैं कि जो बेड़ा है, 2 बेड़ा जो है अंडमान निकोबार 45 किलोमीटर की दूरी पर आ गया था। और इस तरह से परिस्थिति काफ़ी जटिल। फिर इंदिरा गांधी, उसके पहले ही हम लोग सोवियत संघ से संधि कर लिए थे, मित्रता सहयोग संधि। उन्होंने सोवियत संघ को याद दिलाया, भाई उस संधि में लिखा गया है यदि भारत पर कोई आक्रमण करेगा तो सोवियत संघ उसको अपना दुश्मन समझेगा और उसी तरह से व्यवहार करेगा जैसे अपने दुश्मन के साथ करता है। फिर सोवियत संघ ने जो है अपना बेड़ा भेजा। अपना जब बेड़ा भेजा, अब युद्ध ज़्यादा दिन चला थोड़े ना, जब अपना बेड़ा भेजा तब अमेरिका को लगा कि ये तो विश्व युद्ध हो जाएगा। अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा कि आत्मसमर्पण कर दो, कोई फायदा नहीं है, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। अमेरिका किसी का है नहीं, इसीलिए अमेरिका पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। न तो अमेरिका के चक्कर में पड़कर किसी से युद्ध करना चाहिए। यूक्रेन बर्बाद हो गया, जो भी झेला है यूक्रेन झेला है ना। अब इजराइल का नंबर है। इजराइल, अमेरिका क्या करता है, पहले सहयोग करके बढ़ाता है, फिर बर्बाद करके ठीक कर देता है, जिससे वो कॉम्पिटिटर न बनने पाए। तो अब समस्या यह है कि अमेरिका का अपना पॉलिसी है, उसका नीति है, हम लोग क्या कर सकते हैं। सब देश का अपना अपना नीति होता है। देखिए कि अब इसको अपनी भाषा में ऐसे लिखिएगा कि मूल संविधान में, मतलब कि वर्तमान में जो है संपूर्ण भारत या किसी भाग में 352 का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक। और यह 3 आधारों पर किया जा सकता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। और उसी के नीचे लिख डालिएगा, मूल संविधान में आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था। 44वां संशोधन द्वारा जो है आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। लिख दिए। अब जैसा समझिए, हम लोगों के यहाँ जो है अभी तो 3 आधार हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। मूल संविधान में मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग करने की बात की गई। मूल संविधान में कहा गया था, भाई 352 के संदर्भ में हमारे यहाँ मूल संविधान में कहा गया, मूल संविधान में कहा गया कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है राष्ट्रपति प्रयोग करेगा। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति प्रयोग करेगा, मूल संविधान में लिखा गया था। फिर आप जानते हैं कि हम लोग क्या जो है 44वां संविधान संशोधन करके जो है मंत्रिपरिषद शब्द की जगह पर, 44वां संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद शब्द की जगह मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कर दिया गया। और लिखित परामर्श पर, लिखित परामर्श पर, तो लिखित परामर्श की बात कर दी गई। इसका मतलब कि वर्तमान में मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर 352 का प्रयोग राष्ट्रपति करता, मूल संविधान में नहीं था। यहीं पर एक बार केवल मंत्रिमंडल शब्द का पूरा, एक ही बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग जो है पूरे संविधान में हुआ है, एक ही जगह बस, और कहीं पर भी मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है।
लिख दीजिए। गलत, गलत। मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। यदि ये भी लिखेगा कि मंत्रिमंडल की सलाह पर, तो नहीं, मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श, इस शब्द का प्रयोग किया गया है। लिख दीजिए। मूल संविधान में मंत्रिपरिषद की सलाह पर, मूल संविधान में मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा 352 लगाने की बात की गई थी। तभी तो 44वां संशोधन द्वारा ऐसा किया गया। इसी कारण भाई मूल संविधान में लिखा था मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अब मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दिया, न्यायालय का विषय हो नहीं सकता है। जब जनता पार्टी सरकार आई, तभी तो जनता पार्टी सरकार ने 44वां संशोधन द्वारा, ये जो जनता पार्टी सरकार है, जनता पार्टी सरकार ने 44वां संशोधन किया, स्पष्ट लिख दिया कि मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर होगा। इसीलिए मूल संविधान में मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा 352 का प्रयोग करने की बात की गई थी, लेकिन 44वां संशोधन द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि, लेकिन 44वां संशोधन द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ही, मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ही राष्ट्रपति इसका प्रयोग करेगा। मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ही राष्ट्रपति इसका प्रयोग करेगा। देखिए, जैसे ये अंग्रेजी में इसको नेशनल इमरजेंसी शब्द लिखता है, ध्यान रखिएगा। इसको जो है प्रेसिडेंट रूल लिखता है। उसको फाइनेंशियल इमरजेंसी लिखता है। क्योंकि हिंदी में पता चले कि कुछ लिखा और गड़बड़ी हो गया, मामला आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो गया। हिंदी मीडियम में ये भी थोड़ा सा समस्या आता है कि 2-3 क्वेश्चन तो मान के चलिए कि आपका गलत ज्यादा होगा, क्योंकि शब्द बदल जाता है। जैसे मान लीजिए हम ही एक शब्द बदल दिए थे और सार्वजनिक लिख दिए, लोक लेखा चल रहा था, मन में आकर को सार्वजनिक लिख देता हूँ। देखिए कितना ध्यान देते हैं लोग। तो अंग्रेजी साइड में रहता, थोड़ा देख लिया करिए, तो एग्जाम में रहेगा ही। अब हमारे साथ समस्या होता है कि पेपर बनेगा फिर लेंदी हो जाएगा पेपर। ज्यादा प्रश्नों में नहीं होता है, मतलब कुछ प्रश्नों में दिक्कत आती है। हमारा तो ये मानना है कि 40 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन एक्यूरेट करने के बाद आदमी को निश्चिंत हो जाना चाहिए। वो इतना बड़ा पीटी का परीक्षा नहीं हो, तो आप लोग बना दिए परीक्षा एकदम भयंकर वाला। तो ढंग से कुछ पढ़ते ही नहीं तो क्या परीक्षा बन ही जाएगा। हम लोग जो है, टीचर लोग भी उसको परीक्षा को बड़ा बना दिए, क्योंकि टीचर लोग कहते हैं पीटी कोई परीक्षा है नहीं, आप पीटी कम में सब मिला के पढ़ते रहिए, उसी में आपका हो जाएगा। अब उसी चक्कर में पता चले कि साल बर्बाद हो जाता है। बता रहा था कि अभी तक जो है, अब वहीं पर मंत्रिमंडल का एक बार शब्द का प्रयोग हुआ है, वहीं ब्रैकेट लिख दीजिएगा। यहीं पर एक बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए, जो हम लोग के यहाँ 38वां संशोधन है, थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे।
जैसे ये 38वां जो संशोधन है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। 38वां संशोधन जो 1975 में किया गया था, इसमें 2 लाइन आपको ध्यान रखना है। एक तो इसका सामान्य जो संशोधन हुआ था, इसमें जो है एक विशेष बात कहा गया था, विशेष पहलू था इसमें। जैसे बताया था कि एक सामान्य पहलू ये कहा गया इसमें, यदि सरकार को संकट प्रतीत हो रहा है तो वास्तविक घटना के पहले भी 352 का प्रयोग किया जा सकता है। यदि लग रहा है कि संकट आ सकता है, आया नहीं है लेकिन लग रहा है सरकार को, तब भी इसका प्रयोग कर सकती है। तो पहला पॉइंट ये लिख दीजिए सामान्य में। यदि सरकार को संकट प्रतीत हो रहा है, उसको आसन्न खतरा कह सकते हैं। यदि सरकार को संकट प्रतीत हो रहा है, ब्रैकेट में आसन्न खतरा, यदि सरकार को संकट प्रतीत हो रहा है तो वास्तविक घटना के पहले भी प्रयोग किया जा सकता है। वास्तविक घटना के पहले भी प्रयोग किया जा सकता है। तीन सौ बावन का देखिए, एक इसमें 338वां संशोधन द्वारा 352 में जो परिवर्तन किया गया, तो सामान्य बात ये लिखा गया। अब विशेष बात ये था कि हमारे यहाँ मूल संविधान में 352 के जीआर की बात की गई थी, क्योंकि संविधान निर्माताओं को लगा था कि इसका कोई दुरुपयोग करेगा जरूर। लेकिन आप जानते हैं कि 38वें संशोधन द्वारा जो है इसको जीआर के दायरे से बाहर कर दिया गया, जीआर के दायरे से बाहर कर दिया गया। इंदिरा गांधी ने लिख दिया कि इसका जीआर नहीं हो सकता है। जब जनता पार्टी सरकार आई तो जनता पार्टी सरकार ने जो है, जो जीआर के दायरे से 352 को बाहर किया गया था, उस प्रावधान को जनता पार्टी सरकार ने समाप्त कर दिया, अब पुनः जीआर के दायरे में ला दिया। इस तरह से 352 का वर्तमान में जीआर हो सकता है। और ये बात जो है मिनर्वा मिल्स वाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कह दिया। मिनर्वा मिल्स वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 352 का प्रयोग यदि असंगत, दुर्भावनापूर्ण, अप्रासंगिक तरीके से किया गया है, हम इसका जीआर कर सकते हैं। आप यदि राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ करेंगे तो हम इसका जीआर कर सकते हैं। अब न्यायालय ने भी स्पष्ट कर दिया है कि 352 का प्रयोग करेंगे तो हम जीआर कर सकते हैं। यहीं पे लिख दीजिएगा। हाँ, मूल संविधान में 352 के जीआर की बात की गई थी। मूल संविधान में 352 के जीआर की बात की गई थी। 352 के जीआर की बात की गई थी। लेकिन 38वां संशोधन द्वारा इसे जेआर के दायरे से बाहर कर दिया गया। इसे जेआर के दायरे से बाहर कर दिया गया। इसे जेआर के दायरे से बाहर कर दिया गया। पहले पहले ही कर दिया था उन्होंने। हाँ, जेआर के दायरे से बाहर कर दिया गया। लेकिन 44वें संशोधन द्वारा इसे समाप्त कर दिया। 44वें संशोधन द्वारा पुनः जीआर के दायरे में ला दिया गया। पुनः जीआर के दायरे में ला दिया गया। पुनः जीआर के दायरे में ला दिया गया। नहीं, सभी चीज का नहीं। अनुच्छेद 122 है, 212 है, संसदीय जो प्रक्रिया संबंधी जो स्पीकर का अधिकार है, उसका जीआर नहीं हो सकता है।
क्योंकि अब न्यायालय उसमें भी हस्तक्षेप किया है, क्योंकि न्यायिक सक्रियतावाद है। नहीं, याद नहीं करना पड़ेगा आपको, संसदीय प्रक्रिया वाला केवल ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। अब चूंकि यहाँ विशेष है तो इसलिए लिखवा देता हूँ, जेआर के दायरे में रख दिया गया, उसी में लिख दिएगा मिनरवा मिल्स वाद 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि, उसी के नीचे लिख दीजिएगा, मिनरवा मिल्स वाद 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि मिनरवा मिल्स वाद 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि असंगत, दुर्भावनापूर्ण, तथा अप्रासंगिक होने पर हम जीआर कर सकते हैं। अप्रासंगिक होने पर जीआर हो सकता है। अब देखिए, जैसे अभी मैं बता रहा था कि 3 अवसरों पर अभी तक इसका प्रयोग हुआ है। एक तो जब चीन युद्ध हुआ था 1962 में, फिर 1971 में, और फिर जो है जब इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति सबके आधार पर किया था, तो 3 अवसरों पर इसका प्रयोग किया गया है। लिख दीजिएगा, अभी तक 3 अवसरों पर इसका प्रयोग किया गया है। नहीं, अब ये हो गया, अगला पॉइंट लिखिए। अब ये जो पढ़ा रहा था वो लिखिए, अब इसके चक्कर में क्यों लिख रहे हैं। ये रिटर्न प्रपोजल शब्द का प्रयोग है। लिखित परामर्श का मतलब रिटर्न प्रपोजल। क्योंकि हिंदी पता चले कि कोई उल्टा लिख दिया तो वो भी गलत कर चले आए। जो लिखवा रहा था, अगला पॉइंट लिखिए। अभी तक 3 अवसरों पर प्रयोग हुआ है। नंबर 1 चीन युद्ध, नंबर 2 बांग्लादेश की आजादी, और नंबर 3 आंतरिक अशांति। और तीनों का सबका 3-3 बात लिखना है। कब इसका प्रयोग हुआ नोट्स में लिख रखा हूं। जैसे 3 दिसंबर मतलब कि 26 अक्टूबर 1962 को जो चीन युद्ध हुआ था उस दिन किया गया था। मतलब 26 अक्टूबर 1962 चीन युद्ध, और उस समय कौन राष्ट्रपति था, कौन प्रधानमंत्री था, ये भी वहां पर लिख के रखना है। जैसे राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन साहब, प्रधानमंत्री पता ही है। और बांग्लादेश की आज़ादी के समय बीबी गिरी साहब राष्ट्रपति थे। 3 दिसंबर 1971 को इसका प्रयोग हुआ। और आंतरिक अशांति 26 जून 1975 को, 26 जून 1975 को। और जो है उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद साहब। और देखिए, ये जो तीनों आपातकाल चला, ये जो तीनों आपातकाल चला, जैसे मान लीजिए चीन युद्ध है, बांग्लादेश की आज़ादी है, सशस्त्र विद्रोह है, अरे मतलब कि आंतरिक अशांति है, आंतरिक अशांति है। तो 3 अवसरों पर जो प्रयोग हुआ 1962 में, 1971 में और 1975 में, ये जो 3 अवसरों पर प्रयोग हुआ, आप जानते हैं कि सबसे लंबी अवधि तक जो है 2 नंबर का चला था, बांग्लादेश की आज़ादी वाला। क्यों?
क्योंकि आप जानते हैं कि उस 1968 में इसको वापस कर दिया गया था, 1968 में वापस हो गया। और ये 2 और 3, इन दोनों को जब जनता पार्टी सरकार आई थी, जब चुनाव होने वाला था, आपको ध्यान होगा, तो उस समय जो है इसकी वापसी हुई थी 21 मार्च 1977। 21 मार्च 1977 को ये जो है दोनों वापस हुआ था। कौन सा? 62 में लगा, 68 में वापस हुआ, उसी के साथ एडजस्ट हो गया। तो ये खत्म हो गया ना, तो बांग्लादेश की आजादी 1971 में जब युद्ध हुआ तो लगाना पड़ा, और फिर आंतरिक अशांति वाला अलग लग गया। अब ये बांग्लादेश की आजादी जो लगा था तो उसमें लिखा गया था युद्ध, युद्ध और बाह्य आक्रमण सबका प्रयोग किया गया था। अब यहां पर आंतरिक अशांति सब लिख कर लगा दिया गया, इसीलिए वो चलता रहा। तो दूसरे नंबर का जो आपातकाल है बांग्लादेश की आजादी, उसमें आपातकाल सबसे लंबी अवधि तक चला था। वही नीचे लिख दीजिएगा कि बांग्लादेश की आजादी के समय का आपातकाल सबसे लंबी अवधि तक चला। बांग्लादेश की आजादी का आपातकाल मतलब 1971 आपातकाल सबसे लंबी अवधि तक चला, सबसे लंबी अवधि तक चला। इक्कीस मार्च 1977, दोनों 2 और 3 नंबर। अब इसमें जो है लगाने की प्रक्रिया कैसे लगाया जाता है 352। अब देखिए, जैसे अभी मैं बताया कि यहां पर जो है मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति ने यहां प्रयोग किया। तो यहां पर ध्यान रखिए कि मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर जब राष्ट्रपति प्रयोग करेगा, तो मैं बताया कि ये चीज जो है हमारे यहाँ मूल संविधान में था नहीं, 44वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया। मूल संविधान में तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर लिखा गया था। अब यहां पर 1 माह की अवधि, 1 माह के भीतर यदि लोकसभा राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है, लोकसभा राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करता है, तब ये जो है ये 6 माह तक चलेगा, तब ये 6 माह तक चलेगा। दोनों अलग अलग पारित करेंगे, दोनों अलग अलग पारित करेंगे, संयुक्त बैठक नहीं हो सकता है, दोनों को अलग अलग पारित करना पड़ेगा। और यहां पर मान लीजिए, यहां पर जैसे मैं बताया कि ये मान लीजिए 15 दिन के बाद जो है लोकसभा का विघटन हो गया, लोकसभा का विघटन हो गया। ये जो 15 अवधि का समय है, ये जो 15 दिन है, इस 15 दिन में यदि राज्यसभा विशेष बहुमत से पारित कर देगा, राज्यसभा विशेष बहुमत से पारित करेगा, तब तो ये आगे चलता रहेगा। और जब यहां नई लोकसभा आएगी, इसको थोड़ा और इधर बढ़ा दे, अब यहां पर नई लोकसभा आएगी, क्योंकि 2 बैठक के बीच में 6 माह से ज्यादा गैप नहीं हो सकता। तो यहां पर जो नई लोकसभा आएगी, इस नई लोकसभा को 1 माह का समय दिया जाता है, और 1 माह के भीतर यदि नई लोकसभा पारित कर देगा, नई लोकसभा यदि 1 महीने के भीतर पारित कर देगा, तब तो आगे चलेगा, अन्यथा 1 महीने के समापन पर आपातकाल स्वयं समाप्त हो जाएगा। नहीं समझ में आया भाई? ऐसे समझिए, लगाया गया, तब लगा दिया गया, तो 1 महीने के भीतर लोकसभा और राज्यसभा यदि विशेष बहुमत से अलग अलग पारित कर देगा, विशेष बहुमत से अलग अलग पारित कर देगा, तब तो 6 महीने तक चलेगा। यहां तक क्लियर? अब मान लीजिए यहां लगाया गया, 15 दिन के बाद लोकसभा विघटित हो गई किसी कारण से,
समर्थन वापस हो गया, मान लीजिए प्रधानमंत्री ने कह दिया कि लोकसभा विघटित करिए, करना पड़ेगा। अब लोकसभा विघटित हो गई, अब लग चुका है, तो लोकसभा विघटित हो गई तो राज्यसभा तो चल रहा है ना, तो राज्यसभा यदि 15 दिन के भीतर विशेष बहुमत से पारित कर देगा तो ये चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक नई लोकसभा नहीं आ जाती है। और जब नई लोकसभा यहाँ पर आएगी, इस नई लोकसभा को 1 महीने का समय दिया जाएगा, और 1 महीने के भीतर नई लोकसभा यदि विशेष बहुमत से पारित कर देगा, विशेष बहुमत से पारित कर देगा, तब तो आगे चलेगा। अन्यथा 1 महीने के समापन पर यदि लोकसभा नहीं पारित कर पा रहा है तो 1 महीने के समापन पर स्वमेव समाप्त हो जाएगा। 1 महीने के समापन पर स्वमेव समाप्त हो जाएगा। और यहाँ अलग अलग पारित करना पड़ेगा, अलग अलग पारित, विशेष बहुमत नहीं, ध्यान, अरे संयुक्त बैठक नहीं, संयुक्त बैठक नहीं। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, अब मान लीजिए फिर 6 महीने, ये फिर 6 महीने बढ़ाना है, फिर आगे 6 महीने बढ़ाना है, तो यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा को यहाँ पर भी विशेष बहुमत से पारित करना पड़ेगा, विशेष बहुमत से पारित करना पड़ेगा, तब ये 6 महीने तक बढ़ेगा। फिर 6 महीना बढ़ाना है, तो फिर इसका मतलब कि 6-6 माह करके अनिश्चित काल तक लागू किया जा सकता है। 6-6 माह करके अनिश्चित काल तक लागू हो सकता है, अनिश्चित काल तक लागू हो सकता है। हाँ, पहले ही पारित कर देगा, जिससे 6 महीने के लिए फिर बढ़ जाए। कंप्लीट होकर फिर उसे जिस दिन पारित होता है उस दिन से 6 माह होता है। कुछ समझाने के लिए हम लोग बता देते हैं कि जिससे समझ में बात आए। आगे 6 महीने, हाँ, 25 दिन का समय मिलेगा। हाँ, 2 दिन के बाद हो गया तो 28 दिन का समय मिलेगा। शेष अवधि, लोकसभा के विघटन के बाद 1 महीने में जो शेष अवधि है। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि मूल संविधान में, हमारे यहाँ जो है मूल संविधान में, ऐसे समझिए कि मूल संविधान में 2 माह की अवधि थी, 44वां संशोधन द्वारा 1 माह किया गया था। मूल संविधान में 2 माह की अवधि थी। 44वां संशोधन द्वारा 1 माह किया गया, 44वां संशोधन द्वारा 1 माह किया गया। जानते हैं ये जो विशेष बहुमत का प्रावधान है, मूल संविधान में साधारण बहुमत था, 44वां संशोधन द्वारा विशेष बहुमत किया गया। ये भी 44वां संशोधन द्वारा किया गया। जनता पार्टी सरकार कम समय में भी बहुत ज्यादा काम करके गई थी। मूल संविधान में साधारण बहुमत था, जनता पार्टी सरकार ने विशेष बहुमत किया। अब मूल संविधान में 6-6 माह की शर्त भी नहीं थी, 44वां संशोधन द्वारा 6-6 माह की शर्त भी जनता पार्टी सरकार ने लगाया था। ये 6-6 माह करके अनिश्चित काल, तो 6-6 माह की शर्त भी 44वां संशोधन से ही जोड़ा गया था। जनता पार्टी सरकार, आप जानते हैं 42वां संशोधन द्वारा जो है, अब इंदिरा गांधी को लगाना था इसको, क्योंकि 62 में लगा था, 71 में लगा था, तो इंदिरा गांधी ने पहले ही सब व्यवस्था बना लिया था। तो 42वां संशोधन द्वारा इंदिरा गांधी ने, क्योंकि हमारे यहाँ मूल संविधान में लिखा था कि भारत में लगाया जाएगा, संपूर्ण देश में। अब इंदिरा गांधी ने सोचा कि संपूर्ण देश में तो लगाना ठीक नहीं हो सकता, जरूरत पड़े तो कुछ क्षेत्र में हम लगा सके। तो 42वां संशोधन द्वारा जो है ये लिख दिया गया कि संपूर्ण देश या किसी भाग में लगाया जा सकता है। यदि जिन क्षेत्रों में सुधार हो रहा है उन क्षेत्रों से हटाया भी जा सकता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि
ये जो है, जैसे मैं अभी बताया था, संपूर्ण भारत या किसी भाग में लगाए जाना, किसी भाग में लगाए जाना, ये जो बात है, ये 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। कहा गया कि जहां स्थिति में सुधार होगा वहां से हम लोग जो है हटा भी लेंगे। बैलसन संशोधन में कहा गया कि जहां सुधार होगा वहां से हटा भी लेंगे। नीचे नोट करके लिख रहा हो तो लिख दीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। 42वां संशोधन द्वारा कहा गया कि 352 संपूर्ण देश या 42वां संशोधन द्वारा कहा गया कि 352 संपूर्ण देश या उसके किसी भाग में लागू किया जा सकता है, उसके किसी भाग में लागू किया जा सकता है, उसके किसी भाग में लागू किया जा सकता है, उसके किसी भाग में लागू किया जा सकता है, और जिन क्षेत्रों में सुधार हो रहा है वहां से हटाया भी जा सकता है। जिन क्षेत्रों में सुधार हो रहा है वहां से हटाया भी जा सकता है। ठीक है, बना लिए। जनता पार्टी सरकार में सुब्रमण्यम स्वामी साहब थे, बीजेपी में मिल गए, और इस तरह से जनता पार्टी सरकार खत्म हो गई। जनता पार्टी सरकार एक गठबंधन जैसे यूपीए है, इंडिया गठबंधन है, इस तरह से वो भी जनता पार्टी जो है वो गठबंधन से बना था। तमाम बहुत सारे दल मिले थे। सुब्रमण्यम साहब उसके अंतिम नेता थे, वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। तो नहीं, कभी कभी बोलते रहते हैं। नहीं नहीं, बोलते रहते हैं कभी कभी। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट रहे हैं। सरकार ज्यादा ध्यान नहीं देती उनकी बात को, ना तो हटाती। अब क्या, कुछ दिन में जाने ही वाले हैं, तो क्या निकल ही जाएंगे कुछ दिन में। मतलब दोनों सदन द्वारा पारित करना पड़ेगा। एक सदन के पारित करने से कुछ नहीं होगा। यदि लोकसभा का विघटन हुआ है तब राज्यसभा पारित करेगा शेष अवधि में। क्लियर हुआ? हाँ, लोकसभा का विघटन हुआ है तब, अन्यथा दोनों सदन पारित करेंगे तभी 6 माह चलेगा। मान लीजिए लगा दिया गया और 1 महीने के भीतर दोनों सदन पारित नहीं कर पाए तो 1 महीने के बाद स्वमेव समाप्त हो जाएगा। 352 लगा दिया गया, मान लीजिए दोनों सदन पारित नहीं कर पाए, फिर 1 महीने के बाद ही स्वतः यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो भाई, हाँ, मैक्सिमम 6 महीने रहेगा, क्योंकि 2 बैठक के बीच में 6 माह से ज्यादा गैप नहीं हो सकता। वहां से 6 महीना, फिर वहां से 6 महीने, जिस दिन राज्यसभा वाला फिर आगे बढ़ जाएगा उसमें, राज्यसभा फिर पारित कर देगी। वो तो हम लोग समझाने के लिए समझाते हैं ना, कि दिमाग में कैसे बैठेगा। संविधान जितना आसान आप देख रहे हैं, इतना आसान नहीं है। बेर पढ़ेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा। अच्छा खासा नींद नहीं लग रहा है, पढ़ लीजिए बेयर एक्ट। मान लीजिए रात में कितना लोगों को नींद नहीं लगता है, शिकायत होती है नींद नहीं लग रहा। बेयर एक साइड में रखा करिए, तो 1-2 पेज पढ़ेंगे नींद लग जाएगा आपको। 1-2 पेज पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक नींद लग जाएगा। जैसे एक हम लोग के यहाँ पॉलिटिकल साइंस में अब तो सिलेबस में नहीं है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन,
कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पहले आईएएस में था। मैं ऐसे ही विशु को पढ़ा रहा था, तो रात में पढ़ा रहा था 11 बजे, पॉलिटिकल डेवलपमेंट पढ़ाया, बड़ा कठिन है। लुसियन पाई, आमन पावेल, हंटिंगटन, इन सबों का थ्योरी चलता है। अब तो पॉलिटिकल साइंस जो रखा है ना, बहुत आसान कर दिया है। वो तो एक तरह से पॉलिटिकल साइंस का बहुत आसान चीज रख दिया, क्योंकि पहले क्या होता था, जो लोग बेचारे जो एमए में नहीं किए रहते थे, बीए में, उनको हवा ही नहीं लगता था सिलेबस। अब तो मान लीजिए 8-10 थिंकर कर दिया, वो भी इथिक्स में पूछता है, वो भी प्लेटो और अरस्तु सब इथिक्स में चलते रहते हैं, गांधी जी और अम्बेडकर साहब इथिक्स में चलते रहते हैं। अब आसान कर दिया, तभी तो पॉलिटिकल साइंस में देखे होंगे कि सिलेक्शन होना ठीक ठाक हो गया। ऐसा थोड़ा ना कि जो है कोई मान लीजिए, भाई सोशियोलॉजी से भी सिलेक्शन होता है, हिंदी से भी होता है, हिस्ट्री से भी होता है, हर सब्जेक्ट से होता है। कोई भी सब्जेक्ट है उसको आपको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। देखिए जीएस में आपको फायदा करता है, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, ये सब सब्जेक्ट जीएस में फायदा भी करता है। नहीं, हिस्ट्री का भी भूमिका है, ज्योग्राफी का भी है। हाँ, वो तो खैर है ही है। खैर बिना पॉलिटी के कहाँ मामला चलेगा। अब जैसे चलिए, अब हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया, कोई भी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, सोशियोलॉजी हो, अच्छा से मन ला के पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेंगे तो हो जाएगा। आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा, आशीर्वाद जा रहा है। और फिर थोड़ा सा लफाजी वाले जितने टीचर लोग हैं उनसे भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग भी बर्बाद कर दे रहे हैं। ये लोग तो समस्या उत्पन्न करते हैं। वो मीटिंग जो होता है ना, तो यहाँ सब लोग जाते हैं ना मीटिंग में, जो मुखर्जी कहता है वही सब मानते हैं कमीशन वाले। इन सब लोगों को बुलाया जाता है, वहां पर आइए मीटिंग कर लिया जाए। जो 20 साल 15 साल से नौकरी कर रहा है ना, वो मुखर्जी नगर के चक्कर में छोड़ दिए। वो कोचिंग वोचिंग चलाना, पढ़ाना लिखाना, यूट्यूब पर खेलना, वो अलग बात है। प्रशासनिक महकमा अलग होता है। हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं लग सकता है भाई, सशस्त्र विद्रोह लग सकता है। हटाने की प्रक्रिया बस एक तैयारी वाली शुरू की है, जल्दी से बन उनके काम खत्म करिए। भाई सशस्त्र विद्रोह पर भी हो सकता है, भाई आक्रमण पर भी हो सकता है। नहीं, आंतरिक अशांति शब्द ही हट गया तो कैसे होगा? ढंग का क्वेश्चन बनाना पड़ेगा लगता है। हटाने की प्रक्रिया, अब हटाने की प्रक्रिया में पहला बात समझिए, राष्ट्रपति जब चाहे मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसको हटा सकता है। संसद के अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं। मतलब मंत्रिपरिषद कह देगा तो राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा देगा, संसद के अनुमोदन की कोई जरूरत नहीं है। लिख दीजिए नंबर 1, राष्ट्रपति जब चाहे मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसे हटा सकता है। राष्ट्रपति जब चाहे मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसे हटा सकता है। मंत्रिमंडल एक ही बार शब्द का प्रयोग हुआ है, बस बस। राष्ट्रपति हैं? गलत, मंत्रिमंडल का लिखित मतलब रिटर्न प्रपोजल। राष्ट्रपति जब चाहे मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसे हटा सकता है। ब्रैकेट में संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं, संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं। संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं। या दूसरा बात समझिए, यदि लोकसभा साधारण बहुमत से पारित कर देगा तब भी हट जाएगा, राज्यसभा से अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं। एक तो प्रक्रिया ये हो गया कि मंत्रिपरिषद कह दे, और दूसरी प्रक्रिया हो गया कि यदि लोकसभा साधारण बहुमत से पारित कर देता है तब भी हटा दिया जाएगा, राज्यसभा के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं। नंबर 2, या नंबर 2, लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है, लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है तो 352 समाप्त हो जाएगा। इसमें प्रस्ताव पारित कर दिया, खत्म। लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगा तो 352 समाप्त हो जाएगा।
352 समाप्त हो जाएगा। ब्रैकेट में राज्यसभा के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं, राज्यसभा के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं, राज्यसभा के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं। अभी जैसे पढ़ा रहा हूं ना, आधा घंटा लगना है, आपातकाल खत्म हो जाएगा। ये नहीं कि आपातकाल को 4 घंटा पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन सही होगा, ये अपने दिमाग से हटाइए। तभी बोला हूं कि साल भर पढ़ के भी लोग सिलेक्शन पाके चले जा रहे हैं, और यहाँ पर जो है रहते रहते गली मोहल्ले वाले भी जान गए। तो पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। इसमें बार बार कहता हूँ, पढ़ने का तरीका ही बदलना है भाई। जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, जो भी इकोनॉमिक्स है, तो कम से कम मान लीजिए हम लोग 2 घंटा 3 घंटा बर्बाद किए, अभी आपातकाल आधा घंटा और पढ़ाऊंगा। घर पे जाके जितना क्वेश्चन आया होगा बिहार में, बीपीएससी में, आईएएस में, यूपी पीसीएस में, उत्तराखंड में, जितना भी ढूंढ ढांड के करिएगा, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, पीसीएस जितना भी होता है, सब ढूंढ ढांड के करके कल ही बताइएगा क्वेश्चन हुआ कि नहीं। 10 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन वैसे ही हो जाएगा। वो तो हम धीमे धीमे इसलिए पढ़ाते हैं कि 1 घंटे में खत्म कर देता है। धीमे धीमे नहीं पढ़ाऊंगा, कहानी वानी नहीं सुनाऊंगा तो अचानक दिमाग में नहीं जाएगा। ये चीज है, तीसरा बात समझिए। वो तो पढ़ाने का तरीका होता है कि धीरे धीरे कहानी वानी सुनाया जाए, पढ़ाया जाए, ऐसे तो तरीका है। जैसे आतंकवाद में पढ़ाता हूँ, जैसे हम लोग सब्जेक्ट में पढ़ते हैं ना आतंकवाद, आतंकवाद का कारण, आतंकवाद समाधान, तमाम आप लोग इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ते हैं, उसी आतंकवाद को हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। क्षेत्रवाद है या इंसर्जेंसी है, तमाम जो टॉपिक है तो 1 घंटे का चीज, लेकिन उसको 3 घंटा में पढ़ाया जाता है। क्योंकि आतंकवाद दिमाग में बैठे तो पहले जाकर, कंसेप्ट है, क्षेत्रवाद है या प्रांतीयतावाद है, सब वाद का एक ही कारण होता है। कोई भी वाद ढूंढ के लाएंगे, सबका कारण एक ही होगा, और सब वाद का एक ही परिभाषा होता है। जैसे मैं कहूँ कि भाषावाद क्या है, क्षेत्रवाद क्या है, सांप्रदायिकतावाद क्या है, मान लीजिए मैं जो भी बोलूँ, सब वाद का एक ही परिभाषा होगा। कुछ सोचिए, मैं कहूँ कि भाषावाद, क्षेत्रवाद, तो मान लीजिए भारत में विविधता का देश है, बहुत सारे क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र का व्यक्ति जो है अपने क्षेत्रीय जो चीजें हैं उन सब क्षेत्रीय चीजों को ज्यादा महत्व देने लगता है, दूसरे क्षेत्र के लोगों को द्वितीयक मानने लगता है, अपने क्षेत्र की विशेषता को लेकर अहंकार रखने लगता है, अपने क्षेत्र का जो है खान पान, रहन सहन, वेशभूषा जो है उसको ज्यादा महत्व देता है, दूसरे क्षेत्र के लोगों को अपना प्रतिद्वंदी मानने लगता है, द्वितीयक भाव से देखता है, हीन भावना से देखता है। ऐसी जो नकारात्मक मनोवृत्ति है, क्षेत्रवाद है। अब मान लीजिए मैं कहूंगा भाषावाद, तो कुछ करना थोड़ी ना है। भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, एक एक भाषा बोलने वाले जो लोग हैं दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों को अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं, अपना जो है उनको हीन भावना से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई तेलुगु बोल रहा है, तमिल बोल रहा है, हिंदी बेल्ट वाले में मान लीजिए कोई तेलुगु तमिल बोल रहा है, तो हम लोग देखिए बोलते हैं ना, देख रहे हैं क्या बोल रहा है। तो हाँ, तो मान लीजिए हमें कहते हैं, तो अब सपोज करिए कि कोई एक भाषा बोलने वाला व्यक्ति दूसरी भाषा के व्यक्तियों को हीन भावना से देखे, या मान लीजिए उसको अपना प्रतिद्वंदी समझे, अपना जो है आर्थिक क्रियाकलाप, राजनीतिक क्रियाकलाप, रहन सहन, खान पान सब जो है उसी भाषा के आधार पर करना शुरू कर दे, तो ऐसी जो नकारात्मक मनोवृत्ति है भाषावाद है। उसी तरह से सांप्रदायिकतावाद का परिभाषा बन गया। अब जीवन में कोई भी वाद आएगा, उसका परिभाषा लिखना है तो कौन सा रटने की जरूरत है, लिखिए ना चुपचाप अपने मन से। भारत में विभिन्न धर्मावलंबी रहते हैं, एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म को द्वितीयक मानने लगता है, अपने धार्मिक कर्मकांड को, क्रियाकलाप को ज्यादा महत्व देता है, धार्मिक सद्भावना का भाव नहीं रखता है, सहिष्णुता का भाव नहीं रखता है, इस तरह से दूसरे धर्म के साथ प्रतियोगिता करने लगता है, और कहीं न कहीं उसको हीन भावना से देखता है, अपने धर्म के आधार पर समस्त क्रियाविधि को करता है। ऐसी नकारात्मक मनोवृत्ति रखने वाले धर्मावलंबियों को जो है सांप्रदायिकतावाद कहा जाता है। कुछ है थोड़ी ना उसमें, लेकिन हाँ एक बार समझ गए तो लिख लेंगे। अब एग्जाम में क्षेत्रवाद है, भाषावाद है, सबका कारण भी एक ही होता है। सबका कुछ आर्थिक कारण होगा, कुछ राजनीतिक कारण होगा, कुछ सांस्कृतिक कारण होगा, कुछ वर्तमान होगा। ऐसे 6 हेडिंग होता है, 6 हेडिंग में बना बना के लिख दिया जाता है। जैसे बता रहा था कि यदि मान लीजिए सत्र नहीं चल रहा है, अब सत्र नहीं चल रहा है, लोकसभा के 10% सदस्य यदि हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति को देंगे तो 14 दिन के भीतर राष्ट्रपति विशेष बैठक बुलाएगा, 14 दिन के भीतर विशेष बैठक बुलाएगा, और उसमें साधारण बहुमत से यदि लोकसभा पारित कर देती है तो समाप्त हो जाएगा, राज्यसभा के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। यदि सत्र नहीं चल रहा है,
और लोग जो है मान लीजिए 10% सदस्य, 10% सदस्य लोकसभा में मतलब 55 लिख दीजिए। यदि सत्र नहीं चल रहा है या यदि सत्र नहीं चल रहा है और लोकसभा के 10% सदस्य ब्रैकेट में 55, बताइए वो भी गलत लगा चले आए। लोकसभा के 10% सदस्य ब्रैकेट में 55, अरे भाई 543/10 हुआ तो ये 54.3 हुआ ना, 54.3 हुआ तो 54 से ज्यादा तो 55। अब यहाँ पर नहीं 54 भी आएगा, लेकिन 54 आएगा ना, लेकिन 55 यहाँ लगाना पड़ेगा। अब .3 जो है सदस्य कहां से पकड़ के लाएंगे? अरे भाई हमें कहते हैं 0.5 या उससे ज्यादा रहता है तो एक जोड़ देते हैं, इससे कम रहता है तो एक घटा देते हैं। लेकिन यहां पर मोटा मोटी मान लीजिए 54-55 तो देगा नहीं, या तो 54 देगा या 55 देगा। यहां पर या तो 54 देगा या तो 55 देगा, एक ही देगा वो। यूपी थोड़े ना है कि मान लीजिए सपोज करिए कि जैसे सरकारी आयोग के कौन कौन से सदस्य थे, एक बार पूछा है यूपी में सरकारी आयोग के कौन से सदस्य थे? तो मान लीजिए एक तो सपोज करिए शिवरामन साहब थे, शिवरामन भी तो सदस्य रहे, तो लिख क्या रखा है? शिवरामन, भानुरामन, क्या क्या ऐसे रामन। अब गलत करा ही दिया, अभी 4-5 साल पहले पूछा था, 4-5 साल पहले पूछा था। अब यूपी वाला तो अपने हिसाब से पूछेगा ना वो तो। हाँ वो अब वो ऐसा लिख दिया तो क्या करें? उसको लिख रहे थे ना कि यदि सत्र नहीं चल रहा है, लोकसभा के 10% सदस्य हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति को देते हैं, तो राष्ट्रपति 14 दिन के भीतर बैठक बुलाएगा, राष्ट्रपति 14 दिन के भीतर बैठक बुलाएगा। और यदि लोकसभा साधारण बहुमत से पारित कर देता है तो 14 दिन के भीतर बैठक बुलाएगा। और यदि लोकसभा साधारण बहुमत से पारित कर देता है तो समाप्त हो जाएगा। राज्यसभा के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं, राज्यसभा के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं, बैठक बुलाएगा। और यदि लोकसभा साधारण बहुमत से पारित कर देता है तो समाप्त हो जाएगा। लेकिन में राज्यसभा के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं, राज्यसभा के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं। विशेष बैठक, ये विशेष बैठक है। अभी मान लीजिए पूछे कि विशेष बैठक बुलाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति। और विशेष बैठक बुलाने की क्या प्रक्रिया है? तो वही 10% सदस्य हस्ताक्षर करके देंगे, 14 दिन के भीतर बैठक बुलाएगा राष्ट्रपति, बाध्यता है। हाँ भाई हमें कहते हैं कि कोरम तो 1/10 रहेगा ही। हाँ मतलब यहां पर लोकसभा में बैठक होगा तो कोरम लोकसभा का 1/10, 1/10 हस्ताक्षर करके देंगे तभी तो बैठक बुलाई जाएगा। ये तो हटाने की प्रक्रिया हुआ। अब इसमें जो है कोई भूमिका नहीं है, सही बात है, सही। राज्यसभा कहां भूमिका है? अब इसका प्रभाव, अब इसका क्या प्रभाव पड़ता है? अब देखिए पहले तो ऐसे समझिए कि 352 का जो प्रयोग होता है वो दो तरीके से होता है, युद्ध और बाह्य आक्रमण। एक तो इसका कंडीशन ये है, और दूसरा जो है तीनों कंडीशन है। एक तो ये 358 के तहत होता है, और ये जो है 359 जब लगता है, इसमें तीनों शर्तें होती हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह।
तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि ये जो लगाया जाता है तो इन दोनों कंडीशन में जो है अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, स्वतः निलंबित हो जाता है, स्वतः निलंबन। कभी पूछे कि 352 का प्रयोग करने पर कौन सा अनुच्छेद स्वतः निलंबित होता है, तो 19। चूंकि है तो बहुत जटिल, लेकिन फिर भी संभाल के उसको समझा रहा हूं कि उतना कठिन भी नहीं पूछता है। जैसे मान लीजिए पूछा कि कौन सा अनुच्छेद स्वतः निलंबित होगा, तो 19। और दूसरा चीज कि हम लोग क्या, मान लीजिए यहां पर ध्यान रखना है कि स्वतः निलंबित हो जाएगा, अब बाकी राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, लेकिन 20-21 का निलंबन नहीं हो सकता। 20-21 का निलंबन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन के अधिकार से संबंधित है, क्योंकि जीवन के अधिकार से संबंधित है, जीवन के अधिकार से संबंधित है। तो ये हमारे यहां मूल संविधान में नहीं था, बल्कि 44वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया, मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में नहीं था, 44वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया। क्लियर हुआ? इसमें केवल 2 लाइन ध्यान रखना है, क्योंकि आईएएस में पूछ देता है कभी कभी कि 358 के तहत युद्ध बाह्य आक्रमण 2 शर्तें हैं, और यहां पर 3 शर्तें हैं। और फिर स्वतः निलंबन क्या होता है, तो अनुच्छेद 19। स्वतः निलंबन कौन सा होता है, तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित होता है। बीस 21 का निलंबन नहीं हो सकता है। अब बाकी राष्ट्रपति जो है लिखकर अन्य एफआर को निलंबित कर सकता है, अन्य एफआर को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, निलंबित कर सकता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। राष्ट्रपति मूल अधिकार का निलंबन 352 के तहत करता है, किसकी सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। संसद मत लगा दीजिएगा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। बाकी आर्टिकल का मतलब भाई 19 स्वतः निलंबित हो गया, 20-21 का होगा नहीं, मैं कहूंगा 32 निलंबित होगा, होगा कि नहीं पहले बताइए देखकर। मैंने यहां लिखा किस किस मूल अधिकार का निलंबन नहीं होगा। हमने मान लीजिए लिखा, मान लीजिए सपोज करिए कि 20, हमने लिखा 22, हमने लिखा 23, हमने लिखा 32। 20 का निलंबन होगा, नहीं होगा। 22 का होगा, 23 का होगा, 32 का होगा। अब मान लीजिए स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन पर व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, नहीं जा सकता, क्योंकि 32 निलंबित हो गया तो सीधे सुप्रीम कोर्ट कैसे जा पाएंगे? हाईकोर्ट में तो जा ही सकते हैं। 226 का निलंबन होगा, क्योंकि मूल अधिकार नहीं है तो कहां से निलंबन कर देंगे? मूल अधिकार का निलंबन होगा ना, क्षेत्राधिकार व्यापक है। और आपातकाल में भी 226 का प्रयोग हो सकता है कि 32 निलंबित है तो। 32 स्वतः निलंबित नहीं होगा, राष्ट्रपति को लिखना पड़ेगा, तब 32 निलंबित होगा। ये 352 का प्रयोग 2 तरीके से होता है, 358 और 359। तो 358 के तहत होगा तो युद्ध बाह्य आक्रमण, 2 शर्तें होंगी। 359 के तहत होगा तो युद्ध बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, तीनों का प्रयोग होगा। और फिर अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा, मतलब दोनों में ही एक तरह से अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। हाँ सही पढ़ी आपने, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन ना होने पाए, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि उतना जटिल वो पूछता नहीं है, इसलिए मैं माइन्यूट पर जा नहीं रहा हूं। आपको एक लाइन ध्यान रखना है कि 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। अब 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा तो 19 वास्तव में इसमें से
ये जो लगता है उसी में स्वतः निलंबित होता है, ये 359 वाले में, इसमें स्वतः नहीं होता है। लेकिन उस कंफ्यूजन में मत रहिएगा, इतना ही लिखता है कि 19 स्वतः निलंबित होगा तो होगा ना। सही आप कह रही हैं, मैं उसीलिए उसको माइन्यूट में नहीं जा रहा हूं। मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि सामान्य एक समझ बनाई जाए। पहले सामान्य समझ क्या बना कि 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा, क्योंकि संविधान उतना भी डेप्थ में नहीं पूछता है, उतना भी मत समझिएगा कि भयंकर पूछ रहा है, उतना भी भयंकर नहीं पूछता है। अन्य तो मैं भी, हम लोग भयंकर पढ़ाते हैं, हम तो खुद ही कहते हैं नहीं पढ़ाता हूँ। वो तो मान लीजिए टाइम है तो थोड़ा सा बढ़ा दिया, टाइम है तो थोड़ा सा मान लीजिए क्वेश्चन का क्वालिटी कुछ अच्छा कर देता हूँ, इतना थोड़ा करने की जरूरत है। नहीं देगा क्वेश्चन, नहीं लिखेगा वो, क्योंकि उसको भी पता है इतना डेप्थ में नहीं पूछना है उसको। सामान्य अवधारणा पूछना है कि आपको विशेषज्ञ बनाना है संविधान का, इसीलिए बोला हूं। जब इतना जान जाएंगे तो फिर अभी समझा दूंगा उसको। टेस्ट सीरीज में पूछने का मतलब होता है कि आप टेस्ट सीरीज में वहां एडमिशन लिए कि नहीं। उनका उद्देश्य प्रैक्टिस कराना नहीं, उनका उद्देश्य आपका एडमिशन लेना है। युद्ध, या तो युद्ध लगे, बाह्य आक्रमण लगे, सशस्त्र विद्रोह लगे, तीनों को मिलाकर लिखना पड़ेगा समेकित रूप से। हाँ हाँ, ठीक पढ़िए आप। अभी मैं भी समझा दूंगा, थोड़ा सा एक सामान्य उदाहरण पहले बन जाए। अब देखिए पहला, अब इसी को समझिएगा। पहला चीज क्या हुआ, अब जैसे मान लीजिए मूल अधिकारों पर प्रभाव पड़ा, इसका मतलब ये हुआ कि 352 लगने पर मूल अधिकार का निलंबन हो सकता है। और मैं बताया कि 20 से 21 का निलंबन नहीं हो सकता है, नंबर एक। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति एफआर का निलंबन कर सकता है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति एफआर का निलंबन कर सकता है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति एफआर का निलंबन कर सकता है, एफआर का निलंबन कर सकता है। ब्रैकेट में 20 से 21 का निलंबन नहीं किया जा सकता, 20 से 21 का निलंबन नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट लिख दीजिए, जब 352 358 के तहत लगाया जाता है, जब 352 358 के तहत लगाया जाता है, 358 के तहत लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। लेकिन जब सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग किया जाता है तो 19 स्वतः निलंबित नहीं होता है, 19 स्वतः निलंबित नहीं होता है। अब क्लियर हुआ, ये प्रयोग होगा तो 19 निलंबित होगा। 359 में 19 स्वतः निलंबित नहीं होगा, 19 स्वतः निलंबित नहीं होगा, निलंबित नहीं होगा। अब कुछ जान गए तो लिखवाने में आसानी हो गया ना। एक साथ ही भयंकर वाला कर देंगे तो पता लगे जो है वो भी बाउंस कर गया, वो भी गलत हो गया। पहले वैसे तो संविधान पढ़ाने का तरीका ये है कि पहले छोटा छोटा बात बताया जाए, इंटरेस्ट डेवलप किया जाए। जब इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, मन उन लगने लगेगा तो दिखा दिया जाएगा, उसमें क्या है। अब दूसरा बात समझिए, जैसे अभी मैं बताया कि हमारे यहाँ जो है, जैसे जब 352 लगेगा तो संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है।
संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है उस दौरान, और आपातकाल समाप्त होने के 6 माह के बाद बनाया गया कानून स्वतः समाप्त हो जाएगा। जैसे 352 लगा है तो राज्य सूची का कोई विषय है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाएगा, और जब आपातकाल समाप्त होगा तो उसके 6 महीने के बाद बनाया गया कानून स्वतः समाप्त हो जाएगा। यदि नंबर 2, संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, ब्रैकेट में संघीय ढांचा एकात्मक में बदल जाता है, इसलिए तो ऐसा हुआ। कथन कार्य में लिखेगा तो संघीय ढांचा एकात्मक बन जाता है। नहीं, विधानसभा बना देगा निलंबन। संघीय ढांचा एकात्मक में बदल जाता है, ब्रैकेट बंद। राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है, और आपातकाल समाप्त होने के 6 माह के बाद, आपातकाल समाप्त होने के 6 माह के बाद बनाया गया कानून स्वतः समाप्त हो जाएगा। स्वतः समाप्त हो जाएगा। स्वतः समाप्त हो जाएगा। हाँ, तो विधानसभा अपना दोबारा पारित करे। हाँ, अब जा देखिए, अब यहां पर ध्यान रखिए कि केंद्र का वित्तीय अधिकार भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि केंद्र सरकार जो है, जो भी वित्त में परिवर्तन करना चाहती है उसमें परिवर्तन कर सकती है, लेकिन यह ध्यान रखना है कि वित्तीय परिवर्तन यदि कोई होगा, अब 352 वापस होने के बाद जो है उस वित्तीय वर्ष तक लागू होगा। मान लीजिए मई में कुछ परिवर्तन हुआ, जून में 352 खत्म हो गया। मई में कुछ परिवर्तन हुआ, वित्तीय परिवर्तन, जून में मान लीजिए 352 खत्म हो गया। अब मई में परिवर्तन हो गया तो अब ये 31 मार्च तक ये परिवर्तन, जो वित्तीय परिवर्तन है, वो लागू रहेगा। ये शब्द का प्रयोग किया गया है, लिख दीजिए। केंद्र का वित्तीय अधिकार बढ़ जाता है। केंद्र का वित्तीय अधिकार बढ़ जाता है, और वित्तीय वितरण में परिवर्तन किया जा सकता है। वित्तीय वितरण में परिवर्तन किया जा सकता है। और यह परिवर्तन 352 के वापस होने के बाद, 352 के वापस होने के बाद उस वित्तीय वर्ष तक लागू रहता है। उस वित्तीय वर्ष तक लागू रहता है। उसे बताया था, यदि 352 का प्रयोग हुआ है तो एक बार में एक वर्ष के लिए जो है, तो देखा जाए तो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। एक बार में एक वर्ष बढ़ेगा। अभी तक इसका प्रयोग एक बार किया गया है, जब 1971 से 77 तक लोकसभा चली थी। अगला पॉइंट, संसद की अवधि को एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। संसद अब्लिक विधानमंडल दोनों लिख लीजिए। संसद में लोकसभा का ही तो बढ़ेगा और उधर विधानसभा का बढ़ेगा। संसद अब्लिक विधानमंडल की अवधि को एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका प्रयोग एक बार हुआ है, 1971 से 77। देखिए, जैसे केंद्र है तो केंद्र द्वारा जो है 1971 से 77
एक्चुअली में आईएएस में बहुत माइन्यूट लिखता है ना, एकदम सूक्ष्म लिखेगा, जहां आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, घर पे आके ध्यान आता है, अरे तो ये लिख दिया था। अब वो समस्या होता है कि उस समय वो जानता है कि आप प्रेशर में हैं, यदि आपके डीएनए में पोल्ट्री नहीं है तो आपसे गलत हो जाएगा। आप इन लोगों के मित्र दोस्त पढ़ रहे होंगे ना, पॉलिटिक्स जो विद्वान होंगे, टहल रहे होंगे, कुछ मत करिएगा, आपसे ज्यादा क्वेश्चन उनका गलती होगा। आप पेपर दे के आइएगा, खुद ही उनसे पूछ लीजिएगा भाई साहब कितना हुआ, उल्टी में तो आपका गलत हुआ नहीं होगा, आप तो प्रकांड विद्वान है, तो बस उनसे इतना ही पूछ लीजिएगा, खुद ही बोल देंगे जानते हैं 20 क्वेश्चन आया था, 5 गलत हो गया, 6 गलत हो गया, 12 ही सही हो पाया। उनसे ज्यादा आप सही करके चले आएंगे। कारण क्योंकि जो माइन्यूट आप छोटा छोटा हम लोग दिमाग में बैठा रहे हैं ना, वो वहां काम करेगा। क्योंकि देखिए, जानना अलग बात है, उसका सही से प्रयोग, तो तभी तो मैं बोला कि टेस्ट में टेस्ट दे के जाइएगा, कल नहीं दे के गए थे क्यों? तो उससे क्या मतलब, उसको क्वेश्चन पढ़ के गए होते हैं। क्वेश्चन पढ़ना है, मैं बताया कि सबसे बढ़िया तरीका है क्वेश्चन पढ़ना है, उसको भी सकारात्मक लेना है। अरे ये बताइए, 2 सही हो 5 सही हो, कौन यहाँ पूछ रहा है? सब गलत हो जाए, माइनस आ जाए, कौन पूछ रहा है? वहां तो पास होना पड़ेगा ना, फेल होंगे तभी तो गांव वाले घर वाले जानेंगे कि नहीं जानेंगे? जानेंगे ना, तब फिर क्या दिक्कत है? वो चलता रहेगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलता रहेगा। अब यह देखिए, केंद्र द्वारा जो है राज्य की कार्यपालिका को निर्देश दिया जा सकता है। चुनाव जैसी परिस्थिति नहीं बन रही तो संविधान में संसद तो लिखा ही है, संसद लिखा है, लेकिन अब वही है कि उसका प्रयोग तो हुआ नहीं। हाँ इसीलिए ऐसा किया गया। यहाँ पर केंद्र द्वारा जो है राज्य की जो कार्यपालिका है उसको किसी विषय पर निर्देश दिया जा सकता है। इसका मतलब कि जो राज्य की कार्यपालिका है वो केंद्र की कार्यपालिका के अधीन आ जाती है, केंद्र की कार्यपालिका के अधीन आ जाती है। तभी तो हम लोग बार बार कहते हैं कि भाई आपातकाल के दौरान केंद्र ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है और राज्य कमजोर हो जाता है। सही बात है। मान लीजिए मैं लिखूंगा 352 लगाने के बाद जो है वो व्यवस्था एकात्मक हो जाती है। सही बात है, देखिए गलत यही लगाएंगे कल, ये अपने हिसाब से लगा देते हैं, टेक बोलते हैं सर हमने लगाया था तब भी गलत काट दिए। लिखिए अगला, केंद्र द्वारा राज्य कार्यपालिका को केंद्र द्वारा राज्य कार्यपालिका को किसी भी विषय पर निर्देश दिया जा सकता है। केंद्र द्वारा राज्य कार्यपालिका को किसी भी विषय पर निर्देश दिया जा सकता है। इस तरह राज्य की कार्यपालिका केंद्रीय कार्यपालिका के अधीन आ जाती है। राज्य की कार्यपालिका केंद्रीय कार्यपालिका के अधीन आ जाती है। राज्य की कार्यपालिका केंद्रीय कार्यपालिका के अधीन आ जाती है। केंद्रीय कार्यपालिका के अधीन आ जाती है। देखिए जैसे हम लोग के यहाँ जो है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, इसलिए भी जो है राष्ट्रीय आपात को संविधान में रखा। अभी मान लीजिए ऐसे स्टेटमेंट कोई लिखे कि राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, तो सही बात है, इसीलिए राष्ट्रीय आपात लिखा गया, क्योंकि इससे हम राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं। कहीं पर जो शुरू में लिखे तो वहां एक लाइन लिख दीजिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, इसी कारण 352 को विशेष महत्व दिया गया। इसी कारण 352 को विशेष महत्व दिया गया, जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, इसी कारण 352 को विशेष महत्व दिया गया।
ये बात लिखा गया संविधान में, आपको कहीं अनुच्छेद अभी ध्यान है बता दूंगा। इसी कारण 352 को विशेष महत्व दिया गया। देखिए यहाँ पर जो आप लोग अभी जो हम समझाए थे, यहाँ पर बल्कि यहाँ पर हम लोग जो है इसका अंतर ही कर लेते हैं, हमेशा के लिए काम खत्म हो जाएगा। 358 और 359 ऐसे बनाइए, 3 अंतर लिखवा देता हूँ, ऐसे बनाइए। थ्री 358 और 359, देखिए 358 में जैसे मान लीजिए मंत्रिमंडल ने लिखित परामर्श दिया राष्ट्रपति को, तो मंत्रिमंडल ने लिखित परामर्श दिया तो राष्ट्रपति की आपात की उद्घोषणा की गई, राष्ट्रपति को लिखित दे दिया गया। उसी समय से 300 ये जो है 358 प्रभावी हो जाता है। थोड़ा सा डेप्थ में जा रहा हूं, जब थोड़ा समझ गए तो मैं बोला कि अभी समझाता हूं। 358 जो है आपात की उद्घोषणा के साथ स्वतः प्रभावी हो जाता है, और 359 जो है राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रभावी होता है। नंबर 1, आपात की उद्घोषणा के साथ स्वतः प्रभावी हो जाता है। आपात की उद्घोषणा के साथ स्वतः प्रभावी हो जाता है। आपात की उद्घोषणा के साथ स्वतः प्रभावी हो जाता है। उधर लिख दीजिए, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रभावी होता है। इसीलिए यही कारण है, इसीलिए मैं वहां रोका था। जब थोड़ा सा आप लोग समझ गए तो फिर मैं बताया, फिर मैं सोचा कि जब समझ ही गए तो अंतर लिखवा देता हूं, काम ही खत्म। सामान्यतः उसको रोक दिया जाता है। मैं बताया ना कि भाई एक समस्या ये है कि मान लीजिए बहुत डेप्थ में जाके पढ़ा दिया गया जिसका कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि मुझे पता है कि उतना डेप्थ में वो नहीं जाएगा, समझाने में बहुत सारी जटिलताएं हैं, इसीलिए हम लोग रोक देते हैं, वहां पर ले जाकर रोक देते हैं। नहीं, क्योंकि ऐसा भी न किया जाए कि पता चले कि तबीयत ही खराब हो जाए। अब दूसरा बात समझिए, अब लिख दीजिए 358 में इसमें 19 स्वतः निलंबित होता है, और उधर लिख दीजिए इसमें 19 स्वतः निलंबित होता है। उधर लिख दीजिए राष्ट्रपति के आदेश से निलंबित हो सकता है। देखिए जो 358 है वह सामान्यतः पूरे देश में लागू होता है, क्योंकि युद्ध और बाह्य आक्रमण होगा तो सामान्यतः पूरे देश में लागू होगा। और जो 359 होता है वो संपूर्ण देश या किसी क्षेत्र में लागू होगा, क्योंकि सशस्त्र विद्रोह की घटना तो किसी क्षेत्र में होगी ना, इसलिए ऐसा कर दिया गया। नंबर 3, सामान्यतः 358 लिखिएगा, सामान्यतः पूरे देश में लागू होता है, सामान्यतः पूरे देश में लागू होता है। उधर लिख दीजिए संपूर्ण देश या किसी भाग में लागू हो सकता है, संपूर्ण देश या किसी भाग में लागू हो सकता है। घर पे अपना देखिए आधा घंटा ही रिवीजन करिए, बस ज्यादा भी समय मत दीजिए। क्वेश्चन गलत होता है तो होने दीजिए, परेशान